बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तातुल के बाद मैं एक मरतबा फिर आप सबके दरमियान हूँ और उम्रे की सादत हासिल कर रहा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम तर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी अपने दर पर बुलाए और उनको भी अपने दर की हाज़िरी, मक्का मुकरमा में उम्रा, मक्का मुकरमा में तवाफ़ की सादत और इसके साथ ही साथ मदीना मुनव्वरा में सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं, जिस तरह से मैं लोगों से मिला उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, सियासत फंस चुकी है और सूरत हाल जो है वो बहुत अजीब व गरीब हो चुकी है। एक जानिब तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में कमी नहीं आनी और निगरान वज़ीर आज़म जो हैं अनवारुल हक काकड़, उन्होंने जेल में मौजूद इमरान खान को एक बहुत वाज़ेह पैगाम भेजा है। इससे ज़्यादा क्लियर पैगाम इमरान खान साहब को नहीं भेजा जा सकता था, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और अब इनके भुगतने का वक्त आ चुका है क्योंकि गैर मुल्की सफ़ीरों ने लंका ढा दी है। गैर मुल्की सफ़ीर किस तरह से कप्तान के हम आवाज़ बन चुके हैं, हम नवा बन चुके हैं, इस हवाले से एक मीटिंग हुई है। ये मीटिंग सुबह के वक्त हुई है और सुबह के वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर जो मीटिंग हुई है, इसमें जो शुरका थे उन शुरका की फहरिस्त और इस मीटिंग के एजेंडे ने बहुत से मंसूबों के ऊपर ब्रेक लगा दी है और बहुत से लोगों को दोबारा चीज़ें सोचने पर मजबूर कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब अटक जेल बैरक नंबर 2 कैदी नंबर 804 की वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और अब इंशाल्लाह रेगुलर भी होंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त बल्कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट्स भी करने हैं, क्योंकि जो असर है वो ज़ाहिर कर दिया जाए जो कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि हम हक और सच की आवाज़ बनते हैं। तो आपने लाइक और कॉमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि वो जो एक मैस लेवल पर रिपोर्ट किया जाता है हमारी वीडियोज़ को, उस असर को ज़ाहिर किया जा सके। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम, सबसे पहली खबर और सबसे पहली मुश्किल जो इनकी राह में होगी, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि हमने इंतखाबात, और इलेक्शन कमीशन 3 दिन से कह रहा था कि जी हमने अभी तक फैसला नहीं किया कि हमने मरदमशुमारी पे इंतखाबात ये वो। मैंने कहा फैसला हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की वक़्त नहीं है फैसला करने की। जिसने फैसला करना है उसने, ये हो सकता है इलेक्शन कमीशन को अभी तक फैसला कम्युनिकेट ना किया हो। जैसे शहबाज शरीफ और राजा रियाज की वक़्त ही नहीं थी कि वो निगरान वज़ीर आज़म को सेलेक्ट करते, निगरान वज़ीर आज़म का तयन करते। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने आम इंतखाबात के इल्तवा पर तशवीश का इजहार कर दिया है। एलामिये में कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात करवाए, हल्का बंदियाँ दोबारा तरतीब देने का शेड्यूल, इंतखाबात में ताख़ीर का हरबा है। सबके अंदर इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन की आईनी हद से ज़्यादा इंतखाबात में ताख़ीर के फैसले पर सख्त तशवीश का इज़हार करते हैं। हल्का बंदियाँ दोबारा तरतीब देने का शेड्यूल इंतखाबात में ताख़ीर का एक हरबा है, एक टैक्टिक है, एक इनकी साजिश है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मजीद कहा कि आर्टिकल 224 इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि वो इंतखाबात 90 दिन में कराए। मुल्क के जमहूरी अमल के तसलसल के लिए ये ज़रूरी है। बदतरीन मुआशी हालात से निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात ही है। और बहुत से लोगों को कंसर्न्स निगरान काबीना के बाद मजीद इसलिए बढ़ गए हैं कि दिस कैबिनेट इज एक्चुअली अ वेरी गुड कैबिनेट। मतलब इसमें बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो टेक्निकली बहुत अच्छे लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के, और यही वो टेक्निकली अच्छे लोग होते हैं जो टेक्नोक्रेट सेटअप, और इससे कह रहे हैं दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इससे भी ये बात आ रही है कि दे माइट बी हियर टू स्टे, वो यहाँ पर जल्दी जल्दी जाने के लिए। और बहुत से लोग इसमें यह भी कह रहे हैं कि इलेक्शन का साल 2024 नहीं, ऑल्दो तो आइन के मुताबिक 2023 होना चाहिए, 2024 नहीं बल्कि 2025 भी हो सकता है। अच्छा, अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात क्या हैं? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत साइफर केस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाखबर सरकारी जराये का कहना है कि एफआईए की जानिब से चंद रोज कबल इमरान खान के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, जिसकी खबर मैंने दी थी, लेकिन अब उसमें जो कंफर्म हो रहा है वो यह है कि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की शिक नंबर 5 का इस्तेमाल किया गया है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा इस नतीजे पर पहुंचने के बाद दर्ज किया गया है कि इमरान खान ने दानिस्ता खुफिया दस्तावेज के गलत इस्तेमाल में मुलव्विस इमरान खान करार पाए। जुमेरात को सरकारी जराये ने यह कंफर्म किया कि इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5
के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहम हुक्काम FIR की कॉपी शेयर करने से गुरेजा हैं। सेक्शन 5 के तहत जराइम अगर अदालत में साबित हो जाएं तो 2 से 14 साल तक कैद और सजा और कुछ केसेस में मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 5 के मुताबिक अगर किसी शख्स के पास कोई खुफिया सरकारी कोड या पासवर्ड या कोई खाका, मंसूबा, मॉडल, मजमून, नोट, दस्तावेज या मालूमात है जो किसी ममनुआ जगह या इससे वाबस्ता किसी चीज के मुतल्लिक है या जो इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाया या हासिल किया गया है या जिसे हुकूमत के तहत ओहदा रखने वाले किसी शख्स की तरफ से भरोसा करते हुए फराहम किया गया है या जैसे इस शख्स ने अपने ओहदे की वजह से हासिल किया या रसाई हासिल की या एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने हुकूमत की तरफ से मुआहिदा किया था या किया है या किसी ऐसे शख्स की हैसियत से जो ऐसा ओहदा या मुआहिदा रखने वाले शख्स का मुलाजिम है। अब ये वो टर्म्स हैं जो इमरान खान साहब पर एप्लीकेबल हो रही हैं। उसने जानबूझकर कोड या पासवर्ड, खाका, मंसूबा, मॉडल, मजमून, नोट, दस्तावेज या मालूमात मजाज शख्स, अदालत या रियासती मफाद में किसी ज़रूरी ओहदेदार के अलावा किसी शख्स को बताया या अपने पास मौजूद मालूमात को किसी गैर मुल्की ताकत के नुमाइंदे के लिए इस्तेमाल करता है या रियासत के मफाद को नुकसान पहुंचाता है या खाका, मंसूबा, मॉडल, मजमून, नोट या दस्तावेज को अपनी तहवील या कंट्रोल में रखता है जबकि उसे ऐसा करने का हक ना दिया गया हो जब उसे अपने पास रखना उसके फ़राइज़ के खिलाफ हो। और ये बड़ा डिटेल्ड बेसिकली इसके अंदर चीज़ें हैं। तो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की कैद की मुद्दत जो है वो 2 से 14 साल तक और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में कुछ केसेस में अगर मामला स्वेयर हो, संगीन हो तो मौत की सजा भी इसी सेक्शन के तहत दी जा सकती है। इस सब के अंदर साबिक वजीर आजम के खिलाफ साइफर केस उस वक्त संगीन हुआ जब इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे उनके दौर में आजम खान ने मजिस्ट्रेट और FIA के सामने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने अपने सियासी फायदे और अपनी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए अमरीकी साइफर का इस्तेमाल किया। अब एक जानिब ये एक बड़ी संगीन चीज है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब निगरान काबीना का पहला इजलास हुआ है और इस इजलास के बाद खिताब में निगरान वजीर आजम ने कहा है कि 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। जिसने भी उस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ किसी खौफ और रियायत के बगैर कार्रवाई होगी। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि मुल्क का माहौल तकसीम शुदा है, सियासत और कानून में फर्क करना होगा, कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। निगरान वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तानी रियासत में अक़लियतों पर भी बात की और पाकिस्तान की ज़राई और कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क होने पर भी बात की, इलामा इकबाल और कायद आज़म के विजन पर भी बात की, अपनी टीम पर फ़ख्र होने पर भी बात की और कहा कि एक तजुर्बाकार और बेहतरीन टीम है, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे, मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने कही है वो ये है कि चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान 9 मई को जब अरेस्ट हुए उसके बाद जो वाक़यात हुए उस पर इजहार मायूसी किया इन्होंने और इन्होंने कहा है कि 9 मई को रियासत के जो एक डिफेंस का पूरा स्ट्रक्चर है, दिफाई निज़ाम पर हमला हुआ था, किसी रियायत के बगैर कार्रवाई होगी। मतलब कोई इधर उधर की बात कोई ना समझे। इस मामले के अंदर क्लैरिटी से उन्होंने इमरान खान को, अटक जेल में मौजूद इमरान खान को यह पैगाम दे दिया है। वहीं दूसरी जानिब जर्नलिस्ट टर्न्ड मिनिस्टर और वापस वो जर्नलिस्ट बन जाएंगे वेरी कन्वीनियंटली लाइक नजम सेठी साहब। वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी ने कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अगर वो कहते हैं कल करा दें तो हम तो तैयार हो जाएंगे। मतलब अपना दामन झाड़ दिया इन्होंने और कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। और निगरान काबीना के पहले इजलास से मुतल्लिक निगरान वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ पहली मुलाकात की है, इलेक्शन कमीशन से हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी है, इलेक्शन कमिश्नर को आइन और कानून की रोशनी में इंतखाबात के लिए मदद की यकीन दहानी करवाई। और जी हल्का बंदी का शेड्यूल दिया है, इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन का कहेगा तो 1 घंटा हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, हम आराम से हम बिल्कुल आगे काम करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली दे नो कि ये सब कुछ है, तो अब दामन झाड़ना बहुत आसान है, चीज़ों से दूर होना बहुत आसान है। वहीं दूसरी जानिब 2 बड़ी खबरें, एक गैर मुल्की सफ़ीरों वाली और एक कैदी नंबर 804 की जो वीडियो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एनिमेशन जारी किया और आपको पता है कि कल इमरान खान साहब के वकला मिले, इमरान खान साहब की दाढ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन PTI ने बस इस कौम को झंझोड़ने के लिए कि क्या पता शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, इमरान खान साहब को जिस तरह के हालात में रखा गया है, जेल की वीडियो तो नहीं आ सकती लेकिन एक विजुअलाइजेशन के लिए 2 मिनट और 18 सेकेंड की एक वीडियो जारी की गई है। ये वीडियो शायद आपने पहले भी देखी हो लेकिन एक मरतबा फिर देखिएगा। फिर मैं गैर मुल्की सफीरों वाली जो मीटिंग है जो कप्तान के हक में बाजी पलट सकती है उस पर आता हूं।
اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔ جرموں کی ایک طویل فہرست۔ پاکستان کو اکلوتا کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا، فری کینسر ہسپتال بنائے، پسماندہ علاقے میں یونیورسٹی بنائی، پھر اپنی آسان زندگی چھوڑ کر ملک کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو سیاسی شعور دیا۔ یہ بہت بڑے جرم ہیں۔ تم کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتے ہو۔ تم مافیا سے ٹکر لینا چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ریاست کمزور اور غریب کی حفاظت کرے۔ تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، کشمیری اور فلسطینیوں کی بات کرتے ہو، دنیا کو بتاتے ہو کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسا خیال ہے؟ پاکستان کو دنیا میں عزت دلوانا چاہتے ہو۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ پاکستان ایک آزاد اور خوددار ملک بنے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ پاکستان ایک عظیم خواب تھا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاؤ؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی باتیں کرو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو ایک بہتر پاکستان کی امید دو؟ یہ بہت بڑے جرم ہیں۔ یہ بغاوت ہے۔ ہاں، تمہیں جیل میں بند کر کے رکھنا ہوگا۔ تمہاری آواز بند کرنی ہوگی۔ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا، اور یہ صرف اور صرف ایک ویژولائزیشن ہے، اینیمیشن ہے، سوچنے میں آسانی کے لیے، کیونکہ ہم سوچتے بھی کم ہے نا ہمارے لیے کون کیا قربانی دے رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب نے ٹیبلز ٹرن کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی الیکشن کے معاملے پر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اسے ایک ویک اپ کال دینے کے لیے اور آگاہ رکھنے کے لیے اب سابق وزیر خارجہ اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے سفارتکاروں سے رابطے اور ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی نے ناشتے پر 6 اہم سفارتکاروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ صبح کے وقت یہ ایک ڈپلومیٹک بریک فاسٹ تھا، اور اس میں 6 اہم انوائز ہیں، 6 اہم امبیسڈرز ہیں ملکوں کے، اور یہ ملک بھی بڑے عام ہیں، یہ کوئی چھوٹے موٹے ملک نہیں ہیں۔ ملاقات ایک اہم ترین ملک کے ہائی کمشنر کی رہائش گاہ پر 2 روز قبل ہوئی، یعنی اس ملاقات کو فیسیلیٹیٹ بھی ایک اہم ترین ملک کے ہائی کمشنر نے کیا۔ ملاقات میں امریکی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا کے سفیر اور دیگر 4 اہم سفیروں کے ہمراہ ناشتے پر موجود رہے۔ انڈونیشیا کے سفیر آج کل اسلام آباد ڈپلومیٹک کور کے ڈین بھی ہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ وہ جو ڈپلومیٹک کور ہے اسلام آباد کی، اس کے یہ اہم عہدیدار ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی جو نئی آئی ہیں جو امبیسڈر، وہ بھی، اور اس سب کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل اور سینیٹر بیرسٹر علی ظفر جو ہیں، جو کہ ایک بہت اہم اور ایک بہت ٹاپ کا لیگل مائنڈ ہے، اس ملاقات میں شاہ محمود قریشی کے ہمراہ تھے، اور انہوں نے جو قانونی پہلو ہیں عمران خان صاحب کی جو گرفتاری، اور یہ کوئی مدد مانگنے کے لیے میٹنگ نہیں تھی، لیکن یہ ایٹ لیسٹ اپنا مقدمہ عالمی طاقتوں کے سامنے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پر، جیسے خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا پر زلفی بخاری اور دیگر کی، کہ آپ نے وہاں پر اپنا مقدمہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ تو ورنہ یہاں پر خاموشی سے سب کو لپیٹ دیں۔ تو اس وقت یہ ایک بڑی عام میٹنگ ہوئی ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آسٹریلین ہائی کمشنر جو ہیں، انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر یہ 6 اہم ترین، زیادہ ادھر ادھر کے نہیں، 6 اہم ترین امبیسڈرز اور 2 اور لوگ، یعنی کوئی لمبا چوڑا یہ بریک فاسٹ میٹنگ نہیں تھی، ایک ورکنگ میٹنگ تھی بیسیکلی، اور اس کے اندر بہت سی ٹیکنیکل پوائنٹس اور انہوں نے نوٹس لی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سارے ملک کسی بھی ملک کے اندر ہونے والی جو پولیٹیکل ہیپننگز ہیں ان کے حوالے سے نوٹس بناتے ہیں، وہاں پر عوامی رد عمل دیگر چیزوں کے اوپر اپنے اپنے ملکوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے آنے والے دنوں کے اندر بہت اہم آپ کہہ لیں کہ نتائج ہو سکتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے، یعنی اپنا جو ایک ان کی ریکوائرمنٹ تھی پی ٹی آئی وہ کر دی۔ اب عالمی طاقتوں سے مدد پی ٹی آئی کو پہلے بھی نہیں چاہیے تھی، اب بھی نہیں چاہیے ہوتی تو ایک ایبسولوٹلی ناٹ ہی نہ کہتے اور سارے معاملات کلیئر ہوتے، آج اگلے اقتدار کی راہ بھی ہموار ہو چکی ہوتی، نگران سیٹ اپ بھی عمران خان کی مرضی کا آتا، لیکن عمران خان نے وہ راستہ نہیں چنا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔